एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जिसके ऊपर मैसिव मिलिट्री प्रेशर है, जिसके लीडर को एलिमिनेट किया जा चुका है, जिसके 2000 से ज्यादा टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं और जिसके अगेंस्ट एक लार्ज स्केल वॉर चल रही है। अब अगर आप नॉर्मल लॉजिक लगाओ तो शायद आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसा देश नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा, शायद सरेंडर करेगा या कम से कम पीस टॉक्स की तरफ मूव करेगा। लेकिन ईरान ने बिल्कुल उल्टा अप्रोच लिया है। ईरान ने डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन से ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक गेम खेलना शुरू किया है, जिसमें मिलिट्री, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स तीनों एक साथ यूज हो रहे हैं। ईरान की 3 ऐसी रियल स्ट्रैटेजीज जो अमेरिका और इजराइल दोनों पर इतना प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म वॉर उनके लिए भी सस्टेनेबल नहीं रह रही। ये सिर्फ बैटलफील्ड की कहानी नहीं है, ये सप्लाई चेन्स, ऑयल मार्केट्स, वेपन्स प्रोडक्शन और ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड गेम है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मूव की जिसके बारे में एनर्जी एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स का कहना है, अगर ये सिचुएशन एस्केलेट हो गई तो ग्लोबल इकोनॉमी को सीरियस शॉक लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, रोजाना दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स अपना ऑयल इसी रूट के थ्रू एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया तक भेजते हैं। 2 मार्च 2026 को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने अनाउंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली क्लोज कर दिया गया है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कोई भी शिप इस रूट से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको टारगेट किया जा सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ? मेजर ग्लोबल शिपिंग कंपनीज जैसे मर्स्क, CMACGM और हापाग लॉयड ने तुरंत अपना टैंकर ट्रैफिक रोक दिया। पहले टैंकर मूवमेंट लगभग 70% तक गिर गया और कुछ ही टाइम में प्रैक्टिकली जीरो हो गया। ऑयल प्राइसेस तुरंत रिएक्ट करने लगे। ऑलरेडी 10% से ज्यादा स्पाइक देखने को मिला। यूरोप में नेचुरल गैस प्राइसेस 50% तक बढ़ गए और एशिया में लगभग 40% तक इंक्रीज हो गया। लेकिन सिर्फ ऑयल ही नहीं अफेक्टेड हुआ, इसी रूट से दुनिया का लगभग 33% फर्टिलाइजर ट्रेड भी होता है, जिसमें सल्फर और अमोनिया जैसे केमिकल्स इंक्लूड होते हैं। एल्यूमिनियम, शुगर, मेडिसिन्स जैसे गुड्स भी इस रूट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने ये काम कैसे किया। न कोई मैसिव नेवल ब्लॉकेड हुआ, न लार्ज स्केल अंडर वाटर माइंस डिप्लॉय हुए। ईरान ने कुछ चीप ड्रोन स्ट्राइक्स शिप्स के आसपास कंडक्ट किए। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने शिपिंग को कवर करना बंद कर दिया, और जब इंश्योरर्स कवरेज हटा देते हैं तो शिप ओनर्स रिस्क लेना नहीं चाहते। एक एनालिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था, ये बेसिकली एक इंश्योरेंस ड्रिवन शटडाउन है। ईरान का लॉजिक सिंपल है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स कौन है? चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। इनकी इकोनॉमीज हेविली डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है और एनर्जी प्राइसेस शूट अप करते हैं तो प्रेशर उन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स पर पड़ता है और फिर वही प्रेशर इनडायरेक्टली अमेरिका पर आता है वॉर को डी एस्केलेट करने के लिए। ये ईरान का इकोनॉमिक प्रेशर वॉल्व है। डायरेक्टली अमेरिका से फाइट करने के बजाय ग्लोबल सिस्टम पर प्रेशर क्रिएट करो। अब बात करते हैं ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री ईस्ट्स में से एक के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, जब ईरान इराक वॉर चल रही थी। उस वक्त ईरान के पास मॉडर्न एयरफोर्स नहीं थी। तब ईरान ने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, अगर प्लेन्स में कम्पीट नहीं कर सकते तो मिसाइल्स में जरूर कर सकते हैं। डेकेड्स तक ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काफी इन्वेस्टमेंट किया। फरवरी 2026 तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस के असेसमेंट के मुताबिक ईरान के पास रफली 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है। ये नंबर तब का है जब जून 2025 की वॉर में इजराइल ने ईरान की मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी स्ट्राइक्स किए थे, जिसमें लॉन्चर्स और मिसाइल स्टोरेज साइट्स डिस्ट्रॉय किए गए थे। फिर भी ईरान ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रीबिल्ड कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हर मंथ डजन्स ऑफ न्यू मिसाइल्स प्रोड्यूस कर रहा है। वॉर के दौरान ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान के डिफेंस स्पोक्सपर्सन ने एक इंटरेस्टिंग बात कही, हम अपने सबसे एडवांस्ड वेपन्स वॉर के पहले डेज में डिप्लॉय नहीं करेंगे। मतलब ईरान अपना मिसाइल स्टॉक पाइल केयरफुली पेस कर रहा है। पहले चीप ड्रोन्स भेजो, एनिमी डिफेंस सिस्टम्स को एग्जॉस्ट करो।
अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्या है? यूएस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ईरान 100 से ज्यादा मिसाइल्स पर मंथ प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन यूएस और उसके एलाइज मिलकर रफली 6 से 7 इंटरसेप्टर्स पर मंथ प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम बन जाती है। अगर वॉर लॉन्ग टर्म तक चलती है तो लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी एक मेजर फैक्टर बन जाता है, और यही ईरान एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर। एक्सपर्ट्स इसे एसिमेटिक वॉरफेयर कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, अपने सस्ते वेपन से एनिमी के एक्सपेंसिव वेपन्स वेस्ट करवाओ। ईरान का एक फेमस वेपन है शाहिद 136 ड्रोन। ये एक वन वे अटैक ड्रोन है। लॉन्च होने के बाद ये सीधा टारगेट पर क्रैश करता है। इसका कॉस्ट एस्टिमेट है रफली $20,000 से $50,000। इस ड्रोन को एक सिंपल ट्रक के पीछे से लॉन्च किया जा सकता है। इसके कंपोनेंट्स सिविलियन डुअल यूज इलेक्ट्रॉनिक्स से बन जाते हैं, जो इजीली अवेलेबल होते हैं। इसलिए मास प्रोडक्शन रिलेटिवली इजी है। रशिया ने भी ईरान से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ली थी। अब कंपेयर करो यूएस इजराइल डिफेंस सिस्टम्स से। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट होती है रफली $3 मिलियन से $4 मिलियन। थैड इंटरसेप्टर तो और भी एक्सपेंसिव है, $12 मिलियन से $15 मिलियन तक। इनको मैन्युफैक्चर करने में मंथ्स लगते हैं और सप्लाई चेन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। अब सिंपल मैथ देखिए, ईरान एक ड्रोन भेजने के लिए शायद 20 से 30 लाख रुपए खर्च करता है। उसको इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम को 20 से 30 करोड़ रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। एक एनालिस्ट ने इसको फनी तरीके से एक्सप्लेन किया था, ये फरारी यूज करने जैसा है ई बाइक को रोकने के लिए। वॉर के सिर्फ फर्स्ट फ्यू डेज में ही हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च हो चुके थे। उनमें से लगभग 75% ड्रोन्स थे। ये सस्ते हैं, मास में आते हैं और साइकोलॉजिकली भी एग्जॉस्टिंग होते हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी सिंपल है, पहले ड्रोन्स भेजो, एनिमी के डिफेंस सिस्टम्स को बिजी और टायर्ड करो, एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स वेस्ट करवाओ, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स से रियल डैमेज करो। जब इंटरसेप्टर्स कम होने लगते हैं तब एनिमी को या तो वॉर स्लो करना पड़ता है या अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज करने पड़ते हैं, और दोनों ऑप्शंस अनकंफर्टेबल होते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक अट्रिशन वॉर क्रिएट करता है। ईरान का गोल ये नहीं है कि वो ट्रेडिशनल मिलिट्री बैटल में अमेरिका को डिफीट करे। ईरान का गोल है वॉर को इतना एक्सपेंसिव और एग्जॉस्टिंग बना देना कि इवेंचुअली नेगोशिएशन अनअवॉइडेबल हो जाए। क्या ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम करेगी? सिंपल वर्ड्स में, ईरान कन्वेंशनल वॉर अमेरिका से न जीत पाए, लेकिन वो वॉर को इतना महंगा बना सकता है कि उसे कंटिन्यू करना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पेनफुल हो जाए।